अस्सलामुअलैकुम। मेरी दुनिया मालूमात आमा की किताब आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसका पहला सबक है हमारा वतन। हमारे वतन का नाम क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारा वतन है। इसके 4 सूबे हैं। सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान और आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा पंजाब, और जिस सूबे में हम रहते हैं वो है सिंध और खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कुछ एजेंसियां और वफाक के ज़ेर इंतज़ाम अदारे हैं। ठीक, ये है हमारे मुल्क का छोटा सा इंट्रोडक्शन। हमारे मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और इसके कितने सूबे हैं? 4 हैं। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। गिलगित बल्तिस्तान को भी सूबे का दर्जा दे दिया गया है, लेकिन और हमारे मुल्क में एक समंदर बहीरा अरब है जिसके ज़रिए कि हम तजारत करते हैं। अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है मेरी दुनिया में कि पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है जिसमें कि मैदान है, पहाड़ है, सहरा हैं, दरिया हैं, साहिल हैं और यहाँ बहुत से तारीख़ी मकामात भी हैं। पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को पाकिस्तानी कहते हैं और हमें पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। अब इसको देखें, ये लाहौर के अंदर है बाग़ जना और बादशाही मस्जिद, और ये इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत क्या है? इस्लामाबाद है। सकाफ़त किसी मुल्क की सकाफ़त से मुराद वहाँ के लोगों के रहने सहने का तरीका होता है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ सकाफ़तें पाई जाती हैं। सूबा सिंध में सिंधी लोग रहते हैं, सिंधी ज़ुबान बोलते हैं और सिंधी लिबास पहनते हैं, और ये मछली खाना पसंद करते हैं। बलूचिस्तान के लोग बलूची लिबास पहनते हैं, ये बलूची ज़ुबान बोलते हैं और खाने में सब्जी और काक पसंद करते हैं। पंजाब के लोग पंजाबी लिबास पहनते हैं, ये पंजाबी ज़ुबान बोलते हैं और इनका मनपसंद खाना सरसों का साग और मकई की रोटी है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग पश्तो ज़ुबान बोलते हैं, पुलाव और चपली कबाब खाते हैं और जो कि यहाँ के मशहूर खाने। गिलगित बल्तिस्तान के लोग बल्ती ज़ुबान बोलते हैं और इस इलाके के मशहूर पकवान ममतो और चपशूरा है। अब हम देखते हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान का झंडा। ये हमारे मुल्क पाकिस्तान का खूबसूरत सा झंडा है जिस पर कि हमें फ़ख्र है। इसके 2 रंग हैं, सब्ज़ और सफ़ेद, और इसमें सफ़ेद रंग अक़लियत को ज़ाहिर करता है, गैर मुस्लिमों को ज़ाहिर करता है, और सब्ज़ रंग खुशहाली की निशानी है, मुसलमानों को ज़ाहिर करता है, अक्सरियत को ज़ाहिर करता है। और इसके अंदर अलामती निशान है चाँद और तारा, और ये चाँद और तारा, ये चाँद जो है ये तरक्की का निशान है और तारा जो है वो रोशनी और इल्म का निशान है। ठीक है, ये आपने हमेशा याद रखनी है बात। और जो यहाँ का ये चाँद तारा है, इसके 5 कोने हैं जो कि हमारे इस्लाम के 5 अरकान को ज़ाहिर करते हैं: कलमा तैयबा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस सबक में हमने सीखा क्या। इसका स्टेम क्या कह रहा है कि पाकिस्तान के इलाके कौन से हैं? आज़ाद जम्मू कश्मीर और ख़ुद मुख्तार कुछ इलाके हैं, कुछ नीम खुद मुख्तार इलाके हैं। यानी आज़ाद जम्मू कश्मीर की अपनी हुकूमत है तो वो खुद मुख्तार इलाके हो गए, और नीम खुद मुख्तार इलाके जो कि जहाँ पर जो या तो पाकिस्तान के अंडर हैं या तो वो
उनकी अपनी यानी कि पूरी तरह ना अपनी हुकूमत है और ना ही वो पाकिस्तान के अंडर है। अच्छा, अब पाकिस्तान के का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है। पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद वफाकी इलाके भी हैं जिनमें के मतलब जो आज़ाद हैं यानी अब। अच्छा, पाकिस्तान के सूबे कितने हैं? यानी खुद मुख्तार इलाके हैं ये। और पाकिस्तान के सूबे कितने हैं? पाकिस्तान के 4 सूबे हैं जो कि अनाउंस्ड हैं और 5वां सूबा मतलब अनाउंस कर दिया गया है, लेकिन अभी उसे सूबे का दर्जा दे दिया गया है, लेकिन पूरी तरीके से उसे इख्तियारात नहीं दिए गए। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के पाकिस्तान के सूबे हैं। पाकिस्तान का झंडा जो है उसके 2 रंग हैं, सब्ज़ मुसलमानों का निशान, सफ़ेद गैर मुस्लिमों का निशान। अलामतें कितनी हैं? 2। हिलाल, हलाल कहते हैं चाँद को, और तारा। हलाल जो है वो तरक्की का निशान, और सितारा जो है इल्म और रोशनी का निशान है। ठीक है, अब हम इसके मश्की सवालात को देखते हैं। मश्की सवालात में आपने पेंसिल अपने हाथ में लें और ढूंढें जवाब। कि पहले उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के डैश सूबे 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं। 5 तो हैं लेकिन अनाउंस 4 हैं, तो इसलिए हम 4 ही लिखेंगे। पाकिस्तान के झंडे का रंग हरा और सफ़ेद है, नीला और सफ़ेद है, हरा है, सियाह और सफ़ेद है। तो आपने ध्यान से सर्कल करना है हरा और सफ़ेद, और आगे जो खाली जगह बनी हुई है उसको आपने पुर करना है अपनी खूबसूरत सी लिखाई से। पाकिस्तान में जदीद बुलंदोबाला इमारतें हैं। पाकिस्तान के लोग पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र करते हैं। इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। अब उन्होंने कहा कि एक लफ्ज़ी जवाब, यानी एक लफ्ज़ में आपने जवाब लिखना है कि ये हमारे मुल्क का नाम है। क्या है नाम? पाकिस्तान। पंजाब में बोली जाने वाली ज़ुबान पंजाबी। एक मुल्क में लोग जिस तरह रहते हैं उसको कहा जाता है सकाफ़त। बलूचिस्तान के लोग ये ज़ुबान बोलते हैं बलोची। ममतो और चापशोरो इस इलाके के मशहूर पकवान हैं, गिलगित बल्तिस्तान के मशहूर पकवान हैं। ठीक है, अब दूसरा पेज खोलिए। अब इसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पहला सवाल क्या किया है कि पाकिस्तान के 4 सूबों के नाम लिखे। कौन से सूबे थे? पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। लिखिए। फिर उसके बाद एक पाकिस्तान का नक्शा दिया हुआ है और उस नक्शे को आपने पुर करना है कि सबसे बड़ा इलाका रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान, आबादी के लिहाज से पंजाब और बलूचिस्तान के दरमियान सिंध, और इनके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा, और फिर उसके ऊपर गिलगित बल्तिस्तान, और पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है। लेकिन सूबे 4 हैं तो इसलिए हमने 4 ही भरे कि बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा। और इसमें वो कह रहे हैं इस्लामाबाद को लिखे पंजाब वफाक के ज़ेर इंतज़ाम इलाका है, लेकिन पंजाब के ऊपर वाक़ है। ठीक है, अच्छा, अब अगला हमारा है टॉपिक शहर और गांव। शहर किसे कहते हैं और गांव किसे कहते हैं? शहर जो है वो गांव के मुकाबले में बड़ा होता है, और गांव जो है वो शहर के मुकाबले में छोटा होता है। पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग मिट्टी के घरों में यानी कि गांव में रहते हैं। वो मवेशी पालते हैं, जानवरों से वो दूध, अंडे, गोश्त, चमड़ा, ऊन, ये सारी चीज़ें लेते हैं। और आम तौर पर लोग, देहात के लोग, स्कूल या बिजली जैसी सहूलतें बहुत कम होती हैं। स्कूल तो होते हैं लेकिन बिजली कम होती है। और गांव के लोग सुबह सवेरे ही उठ जाते हैं क्योंकि वो बहुत मेहनती होते हैं। अब देखें इस तस्वीर को, गांव के लोग हैं, ये कच्चे मिट्टी के घर हैं जिनमें वो रह रहे हैं, साथ में खेत हैं, जानवर पाले हुए हैं,
और उन जानवरों को, उन मवेशियों की खिदमत कर दें, उनसे ऊन, दूध, कपड़ा, दूध वगैरह हासिल करते हैं और ऊन की ऊन से जो है वो जैकेटें वगैरह बनाते हैं और फसलें उगाते हैं। आप तफरीही मकाम पर कहाँ जाते हैं? जो कुछ आप वहाँ करते हैं अपने दोस्त से गुफ्तगू करें। हम तफरीही मकाम पर कहाँ जाते हैं? पार्क में जाते हैं, म्यूज़ियम में जाते हैं, ठीक है, सी व्यू में जाते हैं और कितनी सारी जगहों पे हम जाते हैं, तो वो आपने डिस्कस करना है। आप रहने के लिए मसरूफ़ इलाके या खामोश इलाके, पुरसकून इलाके किसको तरजीह देंगे? पुरसकून क्या होता है? देहात होता है और शोर वाला इलाका कौन सा होता है? शहर होता है। तो आप दोनों की सहूलियात, शहर में सहूलियात ज़्यादा होती है, बिजली होती है, गैस होती है और भी बाकी बड़े-बड़े अस्पताल, बड़े-बड़े स्कूल, बड़े-बड़े एयरपोर्ट, बड़े-बड़े रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस और गाँव में ये सहूलियात ज़रा कम होती हैं। तो अब आपने खुद सोचना है कि आपने कहाँ रहना है। हम तो शहर में रहते हैं, कराची शहर में। अच्छा, ये हमारा शहर है। क्या पाकिस्तान के चंद बड़े शहरों के नाम बताएँगे? जी, बलूचिस्तान का जो दारुल हुकूमत है वो है कोयटा, वो भी एक बड़ा शहर है। सिंध का कराची, वो भी बड़ा शहर है। पंजाब का लाहौर, वो भी बड़ा शहर है। खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर और गिलगित बल्तिस्तान का गिलगित, और ये सारे बड़े शहर हैं जिनमें के आपको क्या मिलेंगे? आपको एयरपोर्ट भी मिलेगा, आपको बड़े-बड़े स्कूल भी मिलेंगे, बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटियाँ भी मिलेंगी, बड़े-बड़े एयरपोर्ट और पोस्ट ऑफिस और इनमें से कुछ जगहों पे आपको बंदरगाह भी मिलेगी, ठीक? पार्क भी मिलेंगे, तो शहरों की सारी सहूलियात भी मिलेंगी। अच्छा, शहरों में लोग मुख्तलिफ़ किस्म के घरों में रहते हैं, कुछ फ्लैटों में रहते हैं, कुछ ऐसे घरों में रहते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, कुछ बड़े घरों में रहते हैं। बड़े शहरों में पार्क और खेल का मैदान, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, होटल, मसाजिद, रेलवे स्टेशन, स्पोर्ट्स ग्राउंड और हवाई अड्डे होते हैं, ठीक है? ये क्या है? ये शक्ल किसकी है? शहर की है या गाँव की है? जी, ये एक शहर की तस्वीर है। चौड़ी सड़कें, पुल, ये सारी सहूलियात होती हैं इसमें। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ मुश्तरका पेशे हैं जो देहात और शहर में पाए जाते हैं, जैसे कि उस्ताज़ा शहर में भी है, देहात में भी है, डॉक्टर देहात में भी है, शहर में भी है, और दर्जी देहात में भी है, शहर में भी है, कसाई देहात में भी है, शहर में भी है, मोची देहात में भी है, शहर में भी है, बढ़ई बढ़ई जो लकड़ी का काम करता है, शहर में भी है और देहात में भी है। अब वो कह रहे हैं शहर के लोगों के 5 मशहूर पेशे और गाँव के लोगों के 5 मशहूर पेशे। अब जो ऊपर दिए हुए हैं मुश्तरका पेशे, इन्हीं में से 5 अगर आपको आते हैं, दोनों में आप लिख सकते हैं। नहीं तो शहर के कुछ और शहर और गाँव में फ़र्क क्या होता है? शहर बड़ा होता है, गाँव छोटा होता है। शहर में सारी सहूलियात होती हैं और गाँव में नहीं होती। शहर में बड़ी-बड़ी इमारतें होती हैं, सीमेंट की बनी हुई, और फ्लैट्स होते हैं, बड़े-बड़े बंगलोज़ होते हैं। लेकिन गाँव में कच्चे मिट्टी के पत्तों के, लकड़ी के और ईंटों के बने हुए घर होते हैं। और शहर के लोग खेतों में काम करते हैं, शहर के लोग ऑफिसेज़ में, दफ़ातर में काम करते हैं और गाँव के लोग खेतों में काम करते हैं, ठीक है? अच्छा, अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। आगे उन्होंने कहा कि देहात और शहर में फ़र्क क्या है। गाँव में क्या होता है? गाँव का रकबा छोटा होता है, गाँव में महदूद आबादी होती है, मिट्टी से बने हुए घर होते हैं, कच्चे महदूद सहूलियात होती हैं, यानी सड़कें छोटी तंग होंगी, पुल छोटे-छोटे होंगे, मखसूस पेश होंगे। और गाँव में, शहर में क्या होगा? कसीर आबादी होगी, यानी ज़्यादा आबादी होगी, तमाम इकसाम के घर और अपार्टमेंट होंगे, बुलंद-व-बाला इमारतें होंगी, मुतअद्दिद पेशे होंगे। मुतअद्दिद का मतलब बहुत ज़्यादा, मुख्तलिफ़ तरह के जदीद सहूलियात होंगी। कहाँ? शहर में।
ये फ़र्क है शहर और गांव में। अब इसकी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसकी एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है उन्होंने कि शहर में लोग रहते हैं कहाँ, फ्लैट और पक्के घर में, ठीक है। और शहर में होते हैं, क्या होते हैं, पार्क भी होते हैं, होटल भी होते हैं, अस्पताल भी होते हैं, तो ये सब होता है। और शहर के ज़्यादातर लोग घरों में रहते हैं, ज़्यादातर घरों में होते हैं। क्या चीज़ होती है, पानी भी होती है, बिजली भी होती है, गैस भी होती है, तो ये सब होता है। शहर और गांव की तस्वीर देखने में फ़र्क, शहर क्या है, देखो मट्टी या पत्तों के घर होते हैं, फ़ज़ा साफ़ सुथरी होती है और खेत होते हैं। और गांव में शहर के अंदर क्या होगा, पक्के घर होंगे, फ़ज़ा आलूदा होगी क्योंकि फैक्ट्रियाँ हैं, और क्या है, दफातर होंगे, घर होंगे पक्के, ये फ़र्क है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने फिर कहा कि एक लफ्ज़ का जवाब दें कि देहात के मुकाबले में इनका रकबा ज़्यादा होता है, शहर का ज़्यादा होता है। वो देहात में रहते हैं और आमतौर पर खेतों में काम करते हैं। कौन देहात में रहते हैं, किसान लोग। इन इलाकों में फ्लैटों में रह सकते हैं। कहाँ रह सकते हैं, गांव में रह सकते हैं या शहर में, शहर में। शहरों में इनकी बिला रुकावट रवानी यकीनी बनाने के लिए चौड़ी सड़कें और पुल तामीर किए जाते हैं। किसके लिए तामीर किए जाते हैं, शहरियों के लिए तामीर किए जाते हैं। कपड़े, सीमेंट और दवाएं बनाई जाती हैं शहर के अंदर। किसी भी गांव या शहर जाएं और उसकी अहम खसूसियात, जैसे कराची शहर है, बहुत बड़ा शहर है, रोशनियों का शहर है, इसमें बहुत ऊंची ऊंची इमारतें हैं, बहुत जदीद किस्म के दफातर हैं, और इसमें बड़े बड़े पार्क्स हैं, म्यूज़ियम हैं, समंदर है, और क्या है, एयरपोर्ट है, बंदरगाह है। तो ये सारी खसूसियात जो है ये आपने अपने शहर की लिख देनी है। आगे है हकूक़ व फ़राइज़, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं कि हक़ किसे कहते हैं और फ़र्ज़ किसे कहते हैं। हक़ जो आपने अदा करना होता है, हक़ जो आपको चाहिए होता है, जो आपकी ज़रूरत है, जो आपके लिए ज़रूरी है, और फ़र्ज़ जो आपने अदा करना होता है। हुकूमत क्या है, हुकूमत इन अफराद का एक ग्रुप है जो आपस में मिलकर किसी भी मुल्क पर हुक्मरानी करते हैं। हुकूमत में शामिल अफराद बहुत काम करते हैं, वो कवानीन और असूल बनाते हैं जिन पर सबको अमल करना होता है। असूल कवानीन सबका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। हुकूमत मुल्क को बैरून मुल्क से बचाती है और हर मुल्क के अंदर अपने शहरियों की भी हिफाजत करती है। और क्या करती है हुकूमत, जो है वो कौम की खिदमत करती है। ये हस्पताल, स्कूल, सड़कें, पार्क, खेल के मैदान, साफ़ पानी, बिजली, गैस की सहूलियात फ़राहम करती है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और क्या हम कैसे मदद कर सकते हैं, हम आवाम हैं। हुकूमत तो अपना किरदार अदा करेगी कि कुछ नुमाइंदे जो मिलकर वोटिंग के ज़रिए जो है वो मुंतखब होते हैं, फिर वो इंतज़ाम बनाते हैं और फिर वो इन सारी चीज़ों को चलाते हैं। तो जो आम शहरी है वो क्या करेगा, ये तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी होगी। और हमारा हक़ हो गया कि हुकूमत हमारे लिए अस्पताल भी बनाएगी, स्कूल भी बनाएगी, सड़कें भी बनाएगी, रेल की पटरियाँ, पुल, पार्क, खेल के मैदान, और पानी का साफ़ पानी, बिजली, गैस फ़राहम करेगी। यह हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और हमारा हक़ है। अब हम मुल्क के अवाम हैं, अपनी हुकूमत की हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम अपनी हुकूमत की मदद करें। वो हुकूमत, हम शहरी यानी पाकिस्तान के शहरी होने के नाते हम हुकूमत की कैसे मदद करते हैं, हम उसे टैक्स देते हैं ताकि वो अपने इंतज़ाम को चला सके। हुकूमत इस रकम का इस्तेमाल करके अवाम को हर चीज़ मुहैया करती है।
वो हुकूमती कवानीन और ज़ाब्तों पर अमल करती है। वो पानी, बिजली, गैस की ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें दी पानी, बिजली, गैस, हमने ज़ाया नहीं करना। अगर आप ज़ाया करेंगे तो ख़ुद को ही मुश्किल होगी। वो सख्त मेहनत करते हैं और तलबा स्कूल में मेहनत करते हैं और वो अपनी हमसायगी गांव या शहर को साफ़ रखते हैं। यानी कौन साफ़ रखते हैं? पाकिस्तान के शहरी, हम लोग, आम आवाम, ठीक है, और एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे हकूक़ क्या हैं। हक है हमारा कि खुराक का हक, मुफ्त तालीम का हक और तहफ़्फ़ुज़ का हक, बराबरी का हक, सेहत की देखभाल का हक, ठीक है। और ये सारे पाकिस्तान के अवाम को मिलना चाहिए। और मसावात का क्या मतलब है? मसावी हकूक़, ये हमारे हकूक़ है। हकूक़ क्या है? सेहतमंद खाना, साफ़ सुथरा पानी, तालीम हासिल करना, अच्छा माहौल, आराम और सुकून पर रहने की जगह, तमाम सहूलियात और सेहत की देखभाल तक रसाई। और हमारा फ़र्ज़ क्या है, ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं कि हम खाना ज़ाया ना करें, पानी ज़ाया ना करें, आलूदा ना करें, तालीम के हसूल के लिए सख्त मेहनत करें। जब हमें तालीमी इदारे मिले तो हमने सख्त मेहनत करनी है। अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखें, टैक्स अदा करें और काम इखलाकी तौर पर करना है, सबका एहतराम करना है, बिजली और दूसरी सहूलियात को ज़ाया नहीं करना है। अपने मज़ाहिब पर अमल करने की आज़ादी। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ सकाफ़तों के लोग रहते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग भी रहते हैं। हमें याद रखना है कि हमने दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत है जहाँ लोग आज़ाद हैं, वो अपने मज़हब के मुताबिक अमल कर सकते हैं। हमें किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना, ठीक है। अच्छा, अब इसके स्टेम में क्या है कि हकूक़ व फ़राइज़। सबसे पहले क्या है कि हकूक़ और फ़राइज़ किसी भी मुल्क में क्यों बनते हैं? क्योंकि वहाँ हुकूमत होती है और आवाम होती है। हुकूमत क्या होती है? मुंतखब नुमाइंदे जो कि मुख्तलिफ़ तरह की खिदमात अंजाम देते हैं। और खिदमात वो क्या अंजाम देते हैं कि बिजली, गैस, पानी, खुराक की बुनियादी सहूलियात फ़राहम करते हैं। और शहरियों का हक़ क्या है कि उनको, शहरियों के हकूक़ ये हैं कि उन्हें खुराक मिले, मुफ्त तालीम, तहफ़्फ़ुज़ और मसावात और सेहत की देखभाल। अच्छा, लोग या अवाम, उनके कुछ हकूक़ हैं, पाकिस्तानी होने के कुछ हकूक़ हैं और कुछ ज़िम्मेदारी हैं। हक़ क्या है कि असूल व ज़वाबित पर अमल करें, हकूक़ का नफाज़ और हकूक़ का एहतराम करें पाकिस्तान के, और शहरी की हैसियत से अपने फ़राइज़ अदा करें। और शहरियों की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं कि वो टैक्स अदा करें और कानून का एहतराम करें। अब इसकी एक्सरसाइज में हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है कि किसी मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले बाशिंदे उस मुल्क का क्या कहलाते हैं? शहरी कहलाते हैं। हुकूमत में मौजूद लोग बहुत से काम करते हैं, जैसे कि कानून बनाना। एक मुल्क के शहरी हुकूमत को मदद फ़राहम करते हैं क्योंकि वो टैक्स अदा करते हैं, मदद कर रहे होते हैं हुकूमत की। वो अपनी हमसायगी गांव या शहर को साफ़ करते हैं। कौन? शहरी, आम आवाम, हुकूमत नहीं, आम आवाम कर रही होती है। इन का ख़ानदान, सकाफ़त, नस्ल और मज़हब अलग अलग होता है। किनका? इंसानों का। और एक लफ्ज़ में आपने जवाब देना है कि ये एक शहरी का किसी मुल्क से ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है। वो क्या चीज़ होती है? उसका हक़ होता है, शहरी होना होता है उसका, जो कि उसका हक़ है। हुकूमत अफ़राद का ग्रुप होता है, इसके लिए मिलकर काम करते हैं, जो कि है हुकूमत। हुकूमत अफ़राद का वो ग्रुप है जो मिल के काम करता है, कानून बनाता है और खिदमत अंजाम देता है, अवाम की खिदमत करता है। ये बैरूनी दुश्मनों से हमारी हिफाजत करती है। कौन? हुकूमत जो है। इसका मतलब होता है कि लोगों के साथ वही बर्ताव रखना जो आप अपने लिए चाहते हो। क्या चीज़ है? मसावात, अदल व इंसाफ। अच्छा, अब सही और गलत का निशान लगाना है आपने।
हमें लोगों के साथ इस तरह पेश आना चाहिए जिस तरह हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ पेश आएँ। तो ये क्या है? सही है, ठीक है। अगर हमारे लोगों के साथ अच्छे अगर हम लोगों के साथ अच्छे रहेंगे तो वो भी हमारे साथ अच्छे रहेंगे, बिल्कुल सही। लोगों के साथ बदतमीज़ी से पेश आना बुरी बात नहीं, बुरी बात है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। डैश का मतलब है सबके साथ यकसा सलूक रखना, मसावात का मतलब है। हमें दूसरों के मज़ाहिब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किसी मुल्क के शहरियों के पास उनके हकूक़ होते हैं। वो पैसा जो लोग हुकूमत को अदा करते हैं वो टैक्स कहलाता है। अब वो कह रहे हैं इनके जवाब थोड़े तफसील से देने हैं कि हुकूमत किसे कहते हैं? अफराद का ग्रुप जो मिलकर काम करता है। क्या काम करता है? मुल्क की खिदमत की, पाकिस्तान के अवाम की खिदमत। एक हुकूमत अपने शहरियों के लिए क्या करती है? तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती है और कानून बनाती है। एक शहरी का क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं कि वो टैक्स अदा करे और कानून का एहतराम करे। हुकूमत का क्या मतलब है? 5 हकूक़ तहरीर करें। हुकूमत का क्या मतलब है? हकूक़ का क्या मतलब है? हकूक़ का मतलब है कि हम आज़ादी के साथ कोई कानूनी जो है असूल जो कानूनी असूल बनाते हैं उनको हम हकूक़ कहते हैं। आज़ादी के साथ जो कानूनी असूल बनते हैं। अब इनमें कौन-कौन से हकूक़ हैं आपके? खुराक का, तालीम का, तहफ़्फ़ुज़ का और क्या है? बिजली का, गैस का, पानी का, ये सारे आपके हकूक़ हैं। अब आपने तलाश करने हैं और लिखना है और याद भी करना है। अच्छा, अगला आपका चैप्टर है पाकिस्तान के मज़हबी त्यौहार। त्यौहार किसको कहते हैं? कि कोई भी जो त्यौहार किसी भी इलाके की याद त्यौहार किसी भी वाक़े की याद मनाने को कहते हैं, यानी किसी भी वाक़े को याद करना और एक ख़ास तारीख़ पर याद रखना। वो ख़ास तारीख़ पर मनाया जाता है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब मसलन इस्लाम है, मसीहत है, हिंदू मत है वगैरह के लोग रहते हैं। मुसलमान अब वो ईदें मनाते हैं जो उनके मज़हबी त्यौहार हैं, जैसे कि ईद उल फ़ितर, ईद उल अज़हा, ईद उल फ़ितर रमज़ानुल मुक़द्दस, रमज़ान का मुक़द्दस महीना ख़त्म होने पर। और हमारे मुल्क में ईद मिलादुन नबी भी बड़े शौक़ से मनाई जाती है, जिसमें कि हम रबीउल अव्वल 12 रबीउल अव्वल को मनाते हैं और उसमें हम अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालगिरह मनाते हैं। मुसलमान रमज़ान के महीने में क्या करते हैं? रोज़े रखते हैं। मुसलमान ईद कैसे मनाते हैं? ईद पर नए कपड़े पहनते हैं। वो ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं। लड़कियां हाथ पर मेहंदियां लगाती हैं, चूड़ियां पहनती हैं। सवैयाँ वो ख़ास डिश है जो हम ईद उल फ़ितर पे खाते हैं और बनाते हैं। ठीक, अब अगले पेज पर अब मुसलमान हज के लिए ईद उल अज़हा हज के बाद ईद उल अज़हा मनाते हैं। और हज क्या? ज़िलहिज्जा के महीने में हज किया जाता है और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत हज बनाना है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो सबसे बड़ी कुर्बानी दी अपने बेटे हज़रत इस्माईल की याद में, हम ये कुर्बानी करते हैं और ये वाली ईद मनाते हैं। और इस ईद पर हम बकरे, गाय, ऊँट, भेड़ें, तमाम हलाल जानवर, बैल, सबको हम ज़िबा करके अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक कुर्बानी देते हैं और गरीबों और मस्कीनों में उसका जो है वो गोश्त तकसीम करते हैं। अब ये क्या है? ये ईद उल अज़हा की याद में कि हमने जानवर वो किए। अच्छा, अब पाकिस्तान के अंदर कुछ अक़लियतें भी हैं, जैसे कि हिंदू साल में कई त्यौहार मनाते हैं और हिंदू भी रहते हैं यहाँ। हिंदू दिवाली मनाते हैं जो कि रोशनियों का त्यौहार है।
और हिंदू जो है होली मनाते हैं, जो कि मौसम बहार में मनाई जाती है, और ये रंगों का त्यौहार है। अच्छा, अब मसीही बरादरी जो है वो क्रिसमस और ईस्टर का त्यौहार मनाती है। और क्रिसमस जो होती है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशी में 25 दिसंबर को मनाई जाती है, और ईस्टर जो है वो सुबह मौसम बहार के ऐलान पर ये ईस्टर जो है वो मनाई जाती है। अब बैसाखी का त्यौहार जो है वो सिख मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, और ये सिखों के नए साल का पहला दिन होता है, और इस दिन में सिख बहुत सारी खुशियाँ मनाते हैं। आगे वो कह रहे हैं कि आओ मालूम करें कि बाब में मज़कूरा मज़ाहिब के अलावा दीगर मज़ाहिब के बारे में भी कुछ मालूमात हासिल करें, और उसके बारे में कुछ और मालूमात भी जो है वो इकट्ठी करके वो देखें कि इसमें हिंदू मत के लोग भी रहते हैं, उनका क्या मज़हब है, वो क्या रवायात हैं, और बाकी और कौन कौन रहता है, और कौन से मज़ाहिब के लोग, अक़लियतें और कौन कौन सी रहती हैं। पाकिस्तान के मजहबी त्यौहार में हमने क्या पढ़ा कि मसीही बरादरी जो है वो क्रिसमस और ईस्टर का त्यौहार मनाती है, और मुसलमान जो है वो ईद उल फितर और ईद उल अज़हा मनाते हैं। हिंदू मत जो है वो होली और दिवाली मनाते हैं, और सिख जो है वो बैसाखी मनाते हैं, जो कि उनके साल का पहला दिन होता है। अब इसके हम मशक़ी सवालात में देखते हैं कि एक अहम वाक़या जो हर साल मखसूस तारीख को मनाया जाता है वो क्या है? वो ईद उल फितर है। हाँ, मखसूस तारीख को मनाई जाती है। होली है। हाँ, वो भी मखसूस तारीख को मनाई जाती है, यानी कि मखसूस तारीख इस तरीके से कि कोई ख़ास डेट होती है, लेकिन हर साल में वो डिफरेंट महीनों में आती है। ईद उल फितर, होली भी, ईद उल अज़हा भी मुख्तलिफ़ तारीख़ों में आ जाती है। तो हम किसको ठीक करें कि इनमें से कोई है? इनमें से कोई भी नहीं है। ये किसकी डेफिनेशन है? ये त्यौहार की डेफिनेशन है कि वो अहम वाक़या जो हम किसी मखसूस तारीख को मनाते हैं। ठीक है, रोशनियों का त्यौहार क्या है? हिंदुओं का होली। और मज़हबी त्यौहार मनाते हैं हम, कौन से मज़हबी त्यौहार मनाते हैं? मुसलमान भी मनाते हैं। मुसलमान ईद उल फितर, ईद उल अज़हा। मसीही बरादरी भी मनाती है, जैसे कि वो ईस्टर और उसके अपने क्रिसमस मनाती है, और हिंदू भी मनाते हैं। तो ये सब लोग जो है मज़हबी त्यौहार मनाते हैं। मसीही ईस्टर मनाते हैं कौन से मौसम में? गर्मियों में, सर्दियों में, ख़ज़ां में, बहार में मनाते हैं। मुसलमान हज के बाद मनाते हैं ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा मुसलमान हज के बाद मनाते हैं। अच्छा, अब आगे क्या है? आगे उन्होंने कहा कि खाली जगह को पुर करना है कि मुसलमान जो 2 ईदें मनाते हैं उनके नाम लिखने, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। ईद के दिन मुसलमान ईद की नमाज़ कहाँ पढ़ते हैं? मस्जिद में। ईद उल फितर रमज़ान के इख्तिताम पर मनाई जाती है। ईद उल फितर पर बनाई जाने वाली ख़ास डिश सवैयाँ हैं। त्यौहार क्या है? अहम वाक़या जो किसी ख़ास तारीख को और किसी ख़ास याद में मनाया जाता है। मुसलमान वो मज़हबी त्यौहार मनाते हैं, जो 2 मज़हबी त्यौहार मनाते हैं, वो है ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा हमें एक अहम वाक़ये की याद दिलाती है। इस वाक़ये के बारे में तहरीर करें। ये वाक़या क्या था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि तुम मेरा घर बनाओ, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की, जिसको बाद में मुख्तलिफ़ दौर में उसको मुख्तलिफ़ शक्लों में उसे दोबारा रिपेयर किया जाता रहा, और फिर ये मौजूदा खाना काबा हमारे पास है। और फिर कहा गया कि हज की तमाम जो है वो अरकान जो है अदा करो, और ये अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सिखाया, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हमने सीखा। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने उनसे कुर्बानी मांगी, जो उन्होंने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की दी, जो हम ईद मनाते हैं ईद उल अज़हा, और उस पर हम वो कुर्बानी करते हैं। ईद कैसे मनाते हैं?
ईद हम नए कपड़े पहनकर मनाते हैं, खुशी से मनाते हैं, अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं, और ईद हम दूसरों की खुशियाँ बांटते हैं। मसीही कौन से त्यौहार मनाते हैं? ईस्टर और क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। हिंदुओं के मुकद्दस त्यौहारों के नाम क्या है? दिवाली और होली। होली जो है वो रंगों का खेल, और दिवाली जो है वो रोशनियों का। ईद से पहले ईद मिलन पार्टी के तमाम करें। अच्छा चलो कर लेंगे, जब ईद आएगी ना तो हम करेंगे बेटे, अभी तो ईद थोड़ी दूर है। अब अगला चैप्टर है हमारा कुदरती माहौल और कुदरती वसाइल। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जो हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होती हैं। ये तमाम चीज़ें मिलकर क्या बना रही होती हैं? ये माहौल बना रही होती हैं। और ज़मीन पर हम इंसान चलते हैं, मट्टी के अंदर क्या उगता है? पौधे उगते हैं, और पौधों पर जानवर जो है वो पलते हैं। अब इस तस्वीर को गौर से देख लें आप कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जानदार भी दिख रही हैं, और बहुत सारी बेजान चीज़ें हैं। जानदार चीज़ें जो कि सांस लेती हैं, खाना खाती हैं, बढ़ती हैं साइज़ में, और जो है वो नशोनुमा पाती हैं, और क्या है गंदे मादे का अखराज करती हैं, और उनसे जो है वो नई नई चीज़ें, जैसे कि इंसान से दूसरे इंसान बनते हैं, जानवरों से दूसरे जानवर, पौधों से दूसरे पौधे, तो नशोनुमा भी पाते हैं। इंसान, जानवर, पौधे तस्वीर में दिखाए गए हैं जो कि है जानदार, और कुछ बेजान चीज़ें भी हैं जैसे कि ये झूले हैं, और परिंदे जो है वो जानदार हैं, और ये स्लाइड पत्थर ये बेजान है, पहाड़ बेजान है। ठीक है, बेजान चीज़ें जो होती हैं ये मूव नहीं कर सकती, बड़ी नहीं हो सकती, खा नहीं सकती, पी नहीं सकती, गंदे मादों का अखराज नहीं कर सकती, और इनसे कोई नई चीज़ें नहीं उगती, ना पैदा होती हैं, और ना नशोनुमा पाती हैं। कुदरती वसाइल वो चीज़ें जो कुदरती तौर पर पाई जाती हैं हमारे इर्द गिर्द, और जिन्हें लोग इस्तेमाल करते हैं वो कुदरती वसाइल कहलाते हैं, यानी कुदरत के वसीले से हमें मिलती हैं। कुदरती वसाइल हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं। कुछ कुदरती वसाइल ज़मीन से हासिल होते हैं, कुछ पानी से, और कुछ हवा से। अब आपने देखना है कि कौन से कुदरती वसाइल ज़मीन से हासिल हुए, कौन से पानी से, और कौन से हवा से। ज़मीन से हमें क्या हासिल हुआ? पौधे हासिल हुए, कोयला हासिल हुआ, लकड़ी हासिल हुई, चट्टानी पत्थर हासिल हुए। हवा से हमें क्या हासिल हुआ? हवा में ऑक्सीजन होती है, और क्या है हवा से हमें हासिल हुई ऑक्सीजन, और हवा में एक ताकत होती है जिसकी वजह से हम ये अपनी विंड मिल चलाते हैं, और जिससे बिजली बनाते हैं। अब पानी से हमें क्या हासिल हुआ? पानी जो है वो इंसानों और जानवरों की बुनियादी ज़रूरत है, पीने, खाना पकाने, सफाई करने के लिए दरकार होता है। और पानी के अंदर क्या है? आबी मखलूक जो है, जैसे मछलियाँ, झींगे, और सारी मखलूक, समंदरी मखलूक जो है वो पाई जाती है। अच्छा, अब आगे है कि कुदरती वसाइल का इस्तेमाल। पौधे से हमें क्या हासिल होता है? पौधे से हमें सब्जियां और फल हासिल होते हैं। सूरज की रोशनी से हरारत और रोशनी हासिल होती है, और जंगलात से हमें दरख्त हासिल होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को हवा की कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो उस ऑक्सीजन में चेंज करते हैं, और सैलाब रोकते हैं, और दरख्तों से हमें लकड़ी भी हासिल होती है। अच्छा, उसके बाद है कि कोयले से हमें क्या हासिल होता है? ईंधन हासिल होती है। लोहे से हमें बरकी वायरिंग पे इस्तेमाल होता है, और इससे हमें बहुत सारी चीज़ें हासिल होती हैं, जैसे कि हम बनाते हैं, पाइप बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं लोहे से। और कुदरती गैस से हम
कुदरती गैस जो है ये ज़मीन से निकलती है और इससे हम घर में खाना पकाने के लिए, घरों को गर्म करने के लिए कुदरती गैस को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कुदरती वसाइल की अहमियत क्या है? कि ज़मीन, पानी और हवा गैर जानदार अशिया है, मगर ये सब जानदार अशिया के लिए ज़रूरी है, यानी इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, पौधों के लिए, परिंदों के लिए, सब के लिए, जानदार अशिया के लिए। हालांकि ये बेजान अशिया है, लेकिन ये जानदार अशिया के लिए ज़रूरी है। और हर चीज़ या तो कुदरती वसीले से बनी है या तो कुदरती वसाइल की मदद से बनी है। मिसाल के तौर पर पानी का एक गिलास लें, पानी कुदरती ज़रिया है, मगर गिलास में कुदरती ज़राए या वसाइल से बना है, और कुदरती वसाइल के बगैर ज़मीन पर ज़िंदा रहना मुश्किल होता है। गिलास कौन से कुदरती वसीले से बना है? कि अगर तो लोहे का गिलास है तो लोहे से बना है, और अगर प्लास्टिक का गिलास है तो तेल की जो बचा होता है उससे बना है। शीशे का गिलास है तो भी पेट्रोल और तेल के जो बाकियात होते हैं उससे बनता है। खाली जगह पुर करें, इसमें उन्होंने बताया है माहौल, कुदरती, दो चीज़ें दी हुई हैं कि जानदार और बेजान अशिया मिलकर क्या बनाती हैं? माहौल तश्कील देती हैं। वो अशिया जो कुदरती तौर पर पाई जाती हैं, जिन्हें लोग इस्तेमाल करते हैं, उसे कुदरती वसाइल कहलाती हैं। और कुदरती और इंसान से बनाई हुई मादी अशिया में फ़र्क क्या आता है? वो अशिया जो इंसान कुदरती चीज़ों के इस्तेमाल से बनाता है वो इंसानी साख्ता मवाद कहलाती हैं। और इंसानी साख्ता मवाद में क्या है? कलम है जो इंसान ने बनाई, किताब है, पंखा है, कारें हैं, मोटरसाइकिलें, बहरी जहाज़ वगैरह, ये कुदरती चीज़ों से हमने बनाई हैं, जो कि कुदरत ने दी हैं, उनसे हमने ये चीज़ें बनाई। और कुदरती अशिया क्या हैं? जो कुदरती तौर पर पाई जाती हैं, जैसे कि मिट्टी है, नमक है, लोहा, पानी है, कोयला है। अब इसके स्टेम को हम देखें तो कुदरती माहौल और वसाइल में जानदार अशिया है। जानदार अशिया क्या है? जानवर है, इंसान है, पौधे, परिंदे। गैर जानदार अशिया में क्या है? पानी है, हवा है, ज़मीन है। कुदरती वसाइल में क्या चीज़ शामिल होती है? ज़मीन है, पानी है, हवा है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब इसकी मश्की सवालात में क्या है कि मंदरजा ज़ैल में से कौन सी चीज़ आपकी क्लास के माहौल को तश्कील देती है? तालिब इल्म भी मौजूद होते हैं, कुर्सियाँ भी मौजूद होती हैं, फ़र्श भी मौजूद होता है, तो ये सब है। मंदरजा ज़ैल में से कौन सी चीज़ कुदरती वसीला है, का ज़रिया है? पानी कुदरती वसीले का ज़रिया है। लकड़ी, फसलें और फल हम कहाँ से हासिल करते हैं? ज़मीन से। मंदरजा ज़ैल में से कौन सी चीज़ प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल होती है? तेल से प्लास्टिक बनता है। तेल कहाँ से निकलता है? ज़मीन से। मंदरजा ज़ैल में से कौन सी चीज़ हरारत पैदा करने के लिए काम आती है? कुदरती गैस। वैसे सूरज की रोशनी भी हरारत पैदा करने के काम आती है, लेकिन कुदरती गैस जो है दिए गए दायरों में से हर एक में से दो कुदरती वसाइल के नाम बताएं। ज़मीन से हासिल होने वाले कुदरती वसाइल क्या हैं? पौधा है, कोयला है, चट्टानी पत्थर है। पानी से हासिल होने वाले पानी के पौधे, ज़मीनी पौधे, आबी जानवर। और पानी से हासिल करदा वसाइल कौन से? सॉरी, हवा से हासिल करदा कुदरती वसाइल कौन से हैं? हवा से हमें ऑक्सीजन मिलती है, हवा की ताकत से हम बिजली बनाते हैं। ठीक है, अब आपने आगे क्या देखा कि उन्होंने कहा कि मंदरजा ज़ैल में का जवाब एक लफ्ज़ में दी कि हमें हरारत और रोशनी कहाँ से मिलती है? सूरज से मिलती है, और सुई गैस से भी मिलती है। और सैलाब में
में कौन सा कुदरती वसीला या ज़रिया मददगार साबित होता है? चट्टानी पत्थर लगा दें तो उससे भी सैलाब के पानी को कहीं रोक सकते हैं हम या डैम बना दें। इलेक्ट्रिक वायरिंग में कौन सा कुदरती वसीला जो है वो इस्तेमाल होता है? लोहा इस्तेमाल होता है। इंसान की बनाई हुई किसी एक मादी शय का नाम बताएं। कलम है, किताब है। वसाइल जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं वो कुदरती वसाइल कहलाते हैं। ये हमें सांस लेने के लिए हवा से मिलती है, तो ये क्या है? ऑक्सीजन है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा है कि क्लास में ग्रुप बनाएं और हर ग्रुप एक वसीले का इंतखाब करे और फिर उसे जो है वो उसके बारे में तबादला ख्याल करें, उसके बारे में बात करें कि जो भी ज़मीन से हमें हासिल हुआ, हवा से हुआ, पानी से हासिल हुआ, कौन सी अशिया है जो हमें हासिल हुई। अपने स्कूल में मौजूद कुदरती और इंसान की बनाई हुई अशिया की फहरिस्त बनाएं। कुदरत की बनाई हुई अशिया क्या है? इंसान है, तालिब इल्म है, पौधे, परिंदे, जानवर है। और इंसान की बनाई हुई अशिया क्या है? जो टेबल है, चेयर है, दरवाजे, स्कूल की इमारत है। एक पोस्टर बनाए जिनमें के कुदरती वसाइल इस्तेमाल करते हैं, उनकी तस्वीरें आपने बनानी है। आगे है पानी। पानी क्या है? कुदरत की एक बहुत बड़ी नेमत है। ज़मीन पर पाई जाने वाली अहम तरीन मादी चीज़ों में से एक चीज़ है पानी। पानी ज़मीन के 81% सतह जो है वो पानी से ढकी हुई है। पानी जानवरों और इंसानों को ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। पानी हमें मुख्तलिफ़ ज़रियों से हासिल होता है। पानी का बारिश का पानी झीलों, दरियाओं, नदी नालों में गिरता है और पानी जब ज़मीन में जज़्ब हो जाता है तो फिर वो ज़ेरे ज़मीन जमा हो जाता है। हम ज़ेरे ज़मीन पानी इंसानों के बनाए हुए ज़रिए से हासिल करते हैं। कि इंसानों के बनाए हुए ज़राए क्या है? डैम है, कुआँ है, ट्यूबवेल है, दस्ती नलका है। ठीक है, ये इंसानों के बनाए हुए ज़राए हैं। डैम और नहरें पानी के कौन से ज़राए हैं? मसनूई ज़राए जिनको इंसान ने बनाया। और ये देखिए, ये ज़ेरे ज़मीन पानी हैंड पंप से निकालते हैं हम। और इसको ये क्या है? मसनूई ज़रिया है। और झीलें, दरिया, समंदर, नदी नाले क्या है? कुदरती ज़राए हैं, कुदरत की तरफ से बने। अब ये कुदरती ज़राए की कुछ मिसालें: झील है, दरिया है, आबशार है, तालाब है, समंदर है। ये सब कुदरती ज़रिए। और इनसे हम पानी हासिल करते हैं, लेकिन समंदर का पानी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत सारी मिट्टी, बहुत सारी नमकियात शामिल होती है जो कि हमारे पीने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब पानी के ज़राए, मुख्तलिफ़ ज़राए के नाम लिखें। कौन से ज़राए हैं? झील भी हो सकती है, दरिया भी, आबशार भी, तालाब भी, समंदर भी और इसके अलावा डैम भी, बैराज भी। ये सब पानी के ज़राए हैं। कुछ कुदरती, कुछ मसनूई। ट्यूबवेल, हैंड पंप, ये सब पानी के ज़राए हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये कौन सी तस्वीर है? ये समंदर की तस्वीर है जिसमें कि साहिल के ऊपर वो लेके जा रहे हैं। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि हमारे घरों में पानी कैसे आता है? पानी कहाँ होता है? किसी भी दरिया में होता है, समंदर में होता है, डैम में होता है। वहाँ से पानी क्या होता है? फिल्ट्रेशन पंप के ज़रिए हम साफ़ करते हैं। साफ़ किया, साफ़ करने के बाद हमने उस साफ़ पानी को पाइपलाइनों के ज़रिए हमारे कस्बों और शहरों में पहुंचता है और कस्बों और शहरों से फिर हमारे घरों तक पहुंचता है और घरों की टंकियों में जमा हो जाता है और उससे फिर घर के नल में आता है जो कि पानी हम इस्तेमाल करते हैं। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में पानी पीते हैं और हमारी ज़िंदगियों के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसका साफ़ सुथरा, जरासीम से पाक होना ज़रूरी है।
और उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर पानी गंदा आ रहा है तो हमने पानी को एक सांचे में भरना है और उसे उबालना है। उबाल के फिर उसे फ़िल्टर कर लेना है, तो पानी साफ़ हो जाता है। जब हमारे इर्द गिर्द मौजूद पानी के ज़राए गंदे आलूदा हो जाते हैं तो हम उस आलूदा पानी को क्या करते हैं, साफ़ करते हैं। पानी को कहाँ इस्तेमाल करते हैं, पानी को हम इंसानों और जानवरों के पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पानी खुराक उगाने के लिए यानी पौधे उगाने के लिए, पानी सन्नतों और कारखानों में इस्तेमाल होता है, पानी हमारे मुल्कों में ममालिक में पानी से बिजली भी बनाई जाती है, और पानी गुसल करने के लिए और दूसरी चीज़ों जैसे कि गाड़ियों को धोने के लिए, फलों को धोने के लिए, सब्जियों को धोने के लिए, अपने घरों को धोने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब देखिए इस तस्वीर में क्या है कि वो औरत खाना पका रही है, पानी इस्तेमाल कर रही है, वो बच्चा पानी पी रहा है तो वो पानी इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, अब इसके स्टेम में क्या उन्होंने बताया कि पानी के ज़राए कौन से थे, कुदरती ज़राए जैसे कि तालाब है, समंदर है, झीलें हैं, नदियां हैं, नाले हैं, और इंसानी ज़राए जैसे कि क्या था, डैम बनाया इंसान ने, कुआं बनाया, ट्यूबवेल बनाया, दस्ती पम्प, हैंड पंप। पानी का इस्तेमाल, पानी को साफ़ करने के तरीके कौन से हैं, पानी को साफ़ करने के लिए उबालना, फ़िल्टर करना, और पानी को हमने इस्तेमाल किया खाना पकाने के लिए, पौधे उगाने के लिए, बिजली बनाने के लिए, साफ़ सुथराई के लिए और पीने के लिए हमने इस्तेमाल किया। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब हम देखते हैं इसके मश्की सवालात में क्या दिया हुआ है कि ज़मीन की सतह पर डैश फ़ीसद पानी, कितने फ़ीसद था, जो मैंने आपको बताया भी था 81%। और मंदरजा झैल में से कौन सा पानी का कुदरती ज़रिया है, दरिया है, डैम इंसान ने बनाया, हैंडपम्प इंसान ने बनाया, कुआं इंसान ने बनाया, तो दरिया है। हमारे लिए अहम तरीन चीज़ों में से एक है, क्या चीज़ है, सबसे अहम तरीन पानी है। हालांकि ये सभी चीज़ें बहुत अहम तरीन है, लेकिन अहम तरीन पानी है। पानी खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होता है। मंदरजा झैल में से किसको पानी की ज़रूरत होती है, पौधों को भी ज़रूरत है, जानवरों को भी, इंसानों को भी, तो इन सब को ज़रूरत है। अब एक लफ्ज़ में आपने जवाब देना है, पानी का सबसे अहम ज़रिया कौन सा है, बारिश है और बर्फ़ है, नदी है और नाले हैं और झील है और दरिया है। हैंडपम्प में पानी कहाँ से आता है, हैंडपम्प में पानी ज़मीन से आता है। इंसान के बनाए गए किसी एक ज़रिए पानी के ज़रिए का नाम बता दें, ट्यूबवेल है, हैंडपम्प है। आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पाए जाने वाले पानी के दो अहम ज़राए, हमारे इलाके में पानी झील के ज़रिए भी आ सकता है, नदी के ज़रिए भी, दरिया के ज़रिए भी, और कुआं भी हो सकता है हमारे घर के करीब। तो हमारी मर्ज़ी, आपके घर के करीब जो भी है ना बेटे, आपने वो बताना है। अच्छा, उसके बाद है सही और गलत। सही और गलत में क्या है कि हम जो पानी पीते हैं उससे साफ़ और जरासीम से पाक होना चाहिए। बिल्कुल सही, कि अगर वो गंदा होगा तो हम बीमार हो जाएंगे। पानी से बिजली नहीं बनाई जाती, पानी से बिजली बनाई जाती है, तो ये गलत हो गया। मुख्तसर गुसल करने से पानी की बचत होती है। जी बिल्कुल, थोड़ा पानी इस्तेमाल करेंगे नहाने में, गुसल करने में, तो पानी की बचत होगी। जब हमारे इर्द गिर्द मौजूद पानी के ज़राए गंदे या आलूदा हो जाते हैं तो हम उसे पानी की आलूदगी कहते हैं। बिल्कुल उसे आलूदगी कहते हैं। तालाब इंसानी साख्ता पानी का ज़रिया है, इंसान ने बनाया, बिल्कुल इंसान ने बनाया, सही है ये। तालाब जो है वो इंसान ने बनाया है, लेकिन कुछ तालाब कुदरती भी होते हैं। तो अगर आप इसे सही कर देंगे तो भी सही है, और अगर गलत कर देंगे तो भी सही है। मतलब ये दोनों तरह, कुदरती तालाब भी होते हैं और इंसानी साख्ता तालाब भी होते हैं। अब आगे है कि आपने पानी के इस्तेमाल बताने हैं कि पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता है, नहाने के लिए इस्तेमाल होता है, बिजली बनाने के लिए, पौधे उगाने के लिए और खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होता है।
अच्छा, अब आगे उन्होंने कहा कि उन मराहिल को की फ़हरिस्त बनाएं जिनके ज़रिए पानी हमारे घरों में पहुंचता है। पानी दरिया में, डैम में, नदी में, नाले में है, वहाँ से फ़िल्ट्रेशन पंप के ज़रिए उसे फ़िल्टर किया और पाइपलाइनों, घर की पाइपलाइनों में डाल दिया और घरों तक आ गया। और हमारे पानी के मुहतात इस्तेमाल के लिए एक अपने पोस्टर बनाना है, अपने इलाके में पानी के मसाइल की तस्वीर बनानी है और गंदे पानी के ख़तरात से बचने के लिए रोल प्ले डिज़ाइन करना है कि गंदा पानी नहीं पीना। गंदा पानी हम ही करते हैं लेकिन हमने नहीं करना। आगे है हमारा टॉपिक पौधे। पौधे जो कि आपको खुराक मुहैया करते हैं इंसानों को, जानवरों को। इंसानों और जानवरों की तरह पौधे भी जानदार होते हैं और पौधों की बहुत सी इकसाम हैं। ये हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं। कुछ पौधे ज़मीन में उगते हैं, कुछ पानी में उगते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ दरख्त होते हैं, कुछ झाड़ियाँ होती हैं। पौधे हमारे बहुत काम आते हैं और पौधों से हमें ग़िज़ा मिलती है, इससे हमें सब्जियाँ मिलती हैं, फल मिलते हैं, अनाज मिलते हैं। और पौधे उन गैसों को यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म करते हैं, जो कि जैसे धुआं, हमने गाड़ी चलाई धुआं हुआ या आग जलाई धुआं हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फ़ज़ा में आ गई। उस कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे इस्तेमाल करके ऑक्सीजन में बदल देते हैं। ऑक्सीजन जब फ़ज़ा में आती है तो हमारी फ़ज़ा साफ़ हो जाती है। जो ज़मीन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ज़मीन के लिए जो है वो नुकसानदेह है, क्योंकि ये ज़मीन के दर्जा हरारत को बढ़ा देती है, ज़मीन को बहुत गर्म कर देती है और ज़मीन के ऊपर जो जितनी भी आबी और हवाई या मौसमी तब्दीलियाँ आने लग जाती हैं। और क्या है कि इस पे जब दर्जा हरारत बढ़ेगा तो पानी की मिकदार भी कम हो जाएगी और मौसमी तब्दीली से जब हमारी ज़मीन का गर्म होना जो होता है, इसको हम अपनी ज़मीन को बचाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? पौधों की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो तब्दीली होती है इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि पौधे के कितने हिस्से होते हैं। पौधा जानदार है, खूबसूरत है, ये देखो। अब इसके पौधे के हिस्से कौन से हैं? पौधे का हिस्सा, एक खूबसूरत तरीन हिस्सा पौधे का फूल है और फूल से फल बनता है, फल के अंदर बीज होते हैं और पौधे पर पत्ते उगते हैं, पत्तों का रंग सब्ज होता है और ये पौधे के लिए खुराक बनाता है। पौधे का एक हिस्सा है कौन सा? तना। तना क्या है? जो पौधे को सीधा रखता है, पौधे को नमकियात और पानी मुहैया करता है। और पौधे का ज़ेरे ज़मीन हिस्सा उसकी जड़ होती है। ठीक है, ये पौधे के हिस्से हैं जो आपने याद रखने, लिखना सीखना है। पत्ते डैश बनाते, पत्ते पौधे की खुराक बनाते हैं और तना पानी और नमकियात को पत्तों तक पहुंचाता है। फूल फल और बीज बनाते हैं और जड़ें पानी और नमकियात को जज़्ब करती हैं। ठीक, उसके बाद है मौसमी तब्दीली में पौधों की अहमियत। के पौधे क्यों हम लगाते हैं? ताकि मौसम की तब्दीली को रोक सके, मौसम को ज़्यादा गर्म होने से रोक सके, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को कम कर सके, अपनी फ़ज़ा को साफ़ कर सके। ठीक है, इसलिए हम पौधे लगाते हैं। मौसमी तब्दीली को रोकने में पौधे अहम किरदार अदा करते हैं। वो हवा को नुकसानदेह गैसों से पाक करते हैं। हमारे इर्द गिर्द पौधों की मिकदार जितनी कम होती है, मौसमी तब्दीली उतनी ही ज़्यादा असरअंदाज होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, इसलिए एक एक पौधा लगाना है, उसकी हिफाजत करनी है। अब आगे उन्होंने कहा कि पत्ते जो है वो मुख्तलिफ़ अशकाल और जसामत के होते हैं। कुछ छोटे होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ चौड़े होते हैं। और हम पौधे की मुख्तलिफ़ पौधे के हिस्से खाते हैं, जैसे कि पौधे की जड़ें खाते हैं। ये है शकरकंदी और ये भी पौधे की जड़ है। और ये गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर, ये पौधे की जड़ें हैं। और हम पौधे के, ये देखो, ये भी पौधे की जड़ है। ये पौधे की जड़ें हैं जो हम खा रहे हैं।
ठीक, अब आगे हम पौधे के बीज भी खाते हैं, जैसे कि मुख्तलिफ़ सब्जियां हैं। और पौधे के हम फूल भी खाते हैं, जैसे कि गुलाब है। अब पौधे के हम बीज भी खाते हैं, जैसे कि मटर के बीज है, लोबिया के बीज है, सारी दालें हैं वो बीज हैं, गंदों में वो बीज हैं, चावल है वो बीज हैं। और पौधे के हम फल खाते हैं, जो कि सेब है, अनार है, खरबूजा है, तरबूज है, ये सारे फलों के नाम अनार दिए। ठीक है। अब क्या है कि पौधों की दो किस्में होती हैं। एक किस्म वो है जिस पर के पौधे फूल नहीं उगते, और वो फूल गैर फूलदार पौधे कहलाते हैं, और उन पर फल भी नहीं उगते, वो बीज से भी नहीं बनते और ना ही बीज से उगते हैं। और कुछ फूलदार पौधे होते हैं जो कि जिन पर फूल आते हैं, फल बनते हैं, बीज बनते हैं, और वो बीजों से ही उगते हैं। पौधे का कौन सा हिस्सा, आगे वो कह रहे हैं जायज़े में क्या है, पौधे का कौन सा हिस्सा है जो ज़मीन के नीचे होता है। कौन सा हिस्सा ज़मीन के नीचे होता है? जड़ ज़मीन के अंदर होती है ना। किसी एक फल का नाम बताएं जिसमें एक बीज होता है। अब देखो, इसमें हमें तस्वीर में सेब के अंदर 2 बीज, कभी 3 बीज, और ये तरबूज के अंदर तो बहुत सारे बीज है। ठीक है, कौन सा फल है? खुबानी में एक बीज होता है, आड़ू में एक बीज होता है, ऐसे ही होता है ना। तो आपने किसी एक फल का नाम जो आपको याद है, जो आपको लिखना आता है, आपने वो लिखना है। पौधे हमारे लिए क्यों अहम है, एक वजह बताएं। क्योंकि ऑक्सीजन देते हैं, क्योंकि हमें खुराक देते हैं, फल सब्जियां देते हैं, और हमारे माहौल को साफ रखते हैं, इसलिए पौधे कैसे उगते हैं? अब वो कह रहे हैं कि पौधे उगने का तरीका बताएं, कि पौधे को कैसे उगते हैं। पौधे बीज से उगते हैं, और कुछ बीज के बगैर भी उगते हैं। पौधे उगाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, मिट्टी को नरम करते हैं, फिर उसमें बीज को दबाते हैं, फिर पानी देते हैं, फिर सूरज की रोशनी में वो पौधा सांस लेके हरारत हासिल करके उसका सीड कोट जो है, ऊपर की कवरिंग जो है वो फट जाती है, और फिर उससे एक छोटी सी पतली सी जड़ और एक तना उगता है, जो तना ज़मीन से बाहर आ जाता है, जड़ ज़मीन की तरफ चली जाती है। ज़मीन की कशिश शकल की वजह से वो ज़मीन की तरफ होती है, और जो तना बाहर आता है उस पर छोटे छोटे पत्ते उगने लगते हैं, फिर पत्ते बड़े हो जाते हैं, फिर पत्ते जो है अपनी खुराक बनाने लगते हैं, फिर उन पर फूल उगते हैं, फिर फल आते हैं, और फिर बीज बनते हैं, और फिर बहुत सारे दूसरे पौधे बन जाते हैं। अब आज हमने इस पौधे वाले में हमने क्या पढ़ा, कि ये हमें पौधे ऑक्सीजन देते हैं, और पौधे क्या करते हैं, हवा को साफ़ करते हैं, और ये हमें फल और सब्जियां भी देते हैं। पौधे के हिस्से कौन से हैं? फूल है, जिससे कि फल बना और बीज बना, तना है जिससे जो कि पानी और नमकियात को पहुंचाता है, जड़ें हैं जो ज़मीन के अंदर हैं, पौधे पानी और नमकियात को जज़्ब करती हैं, और पत्ते जो पौधे के लिए खुराक बनाते हैं। अच्छा, पौधे की नशोनुमा कैसे होती है? पौधे की नशोनुमा यानी कि पौधे बढ़ते कैसे हैं, पैदा कैसे होते हैं, और नए कैसे बनते हैं। पौधे जड़ से भी बनते हैं, पौधे तने से भी बनते हैं, पौधे बीज से भी बनते हैं, और पौधे बीज के बगैर भी बनते हैं। ठीक है। अब पौधे कैसे उगते हैं, कि तने से कौन से पौधे उगते हैं, जैसे कि गन्ना, जैसे कि आलू, जैसे कि अदरक, और जड़ से कैसे उगते हैं, पौधे की जैसे पुदीना और धनिया की जड़ें हम लगाते हैं। और बीज से कैसे उगते हैं, जितनी भी किस्म के बीज की वाली सब्जियां हैं, जैसे कि मटर है, लोबिया है, इनके बीज हम उगाते हैं, या दालें हैं, इनके बीज हम ज़मीन में डालते हैं, फिर उससे मट्टी, फिर पानी, फिर हवा, फिर रोशनी, उससे पौधा उगाता है। अब हम इसके मशक़ी सवालात की तरफ देखते हैं कि इनमें क्या दिया हुआ है, कि डैश ज़मीन से पानी और नमकियात को जज़्ब करती है। वो क्या चीज़ है? जड़ें। डैश पौधों के लिए खुराक तैयार करती है, पत्ता।
डैश पौधे की जड़ है। कौन सी पौधे की जड़ है? पालक के पौधे की जड़, गुलाब है, सलाद के पत्ते हैं या शलजम है? शलजम पौधे की जड़ है। पौधे डैश से उगते हैं, पौधे बीज से उगते हैं। पौधे को अपनी खुराक बनाने के लिए ज़मीन, मिट्टी, हवा और रोशनी की ज़रूरत होती है। और किस चीज़ की ज़रूरत होती है? पानी, इसमें नहीं दिया, पानी की ज़रूरत होती है। सांस, अब आगे है, उन्होंने कहा कि एक लफ्ज़ में जवाब दें। सांस लेने के लिए पौधों की फ्राहम करदा गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। पौधों का हिस्सा जो ज़मीन के नीचे होता है वो जड़ है। वो अमल जिससे ज़मीन गर्म हो जाती है मौसमी तब्दीली कहलाती है। ग्लोबल वार्मिंग या मौसमी तब्दीली कहलाती है। ठीक है, पौधे का हिस्सा जो जड़ों से पानी और नमकियात पत्तों तक पहुंचाता है वो जड़ है। और जड़ें ज़मीन से जज़्ब करती हैं, क्या चीज़ जज़्ब करती हैं? पानी और नमकियात को जज़्ब करती हैं। अब ये पौधा दिया हुआ है उन्होंने, और उन्होंने कहा इसे लेबल कर दें। पौधे का खूबसूरत तरीन हिस्सा फूल है, और इसके अंदर फल होता है, और इसके अंदर बीज होता है। पौधे का सब्ज़ हिस्सा पत्ते हैं। पौधे का जो हिस्सा पौधे की मदद करता है, पौधे को सीधा रखता है, वो कौन सा हिस्सा है? पौधे को पानी और नमकियात देता है, तना है। और पौधे का वो हिस्सा जो ज़ेर ज़मीन होता है, ज़मीन के अंदर होता है, वो कौन सा है? जड़ है, जो कि पानी और नमकियात को जज़्ब करता है। अब आगे गलत और सही का निशान लगाना है आपने। गलत और सही के निशान में आपने बहुत ध्यान से इस स्टेटमेंट को पढ़ना है, और बहुत ध्यान से मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ अभी कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आपने ध्यान से पढ़ना है, पहले खुद गेस करो, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इस पे क्या लिखा हुआ है, पौधे वाले पे। ठीक है, पहले आप पढ़े, मैं आपको जो है टाइम दे रही हूँ, आप पढ़ लें, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर सही और गलत हम कैसे तलाश करेंगे, कि ये सही है या गलत है, ये कैसे तलाश करेंगे आप। ठीक है, सही आपने पढ़ लिया। अब मैं आपको थोड़े से हिंट्स देती हूँ कि तो तमाम पौधों पर फूल होते हैं कि नहीं होते? नहीं होते। कुछ मैंने बताया था ना, गैर फूलदार पौधे भी होते हैं। पौधे अपनी खुराक खुद बनाते हैं। हाँ, पौधे अपनी खुराक खुद बनाते हैं। और तमाम फलों में 2 बीज होते हैं? नहीं, किसी में 1 बीज होता है, किसी में 3, किसी में बहुत सारे। तो ये गलत हो गया। पानी और ग़िज़ाई अज्जा की मदद से बीज में से ज़ेरे ज़मीन जड़ें फूटने लगती हैं। तो ये गलत है या सही है कि पानी और ग़िज़ाई अज्जा की मदद से बीज में से ज़ेरे ज़मीन जड़ें फूटने लगती हैं? तो ये सही है, गलत नहीं है। ठीक है, ये सही है कि पानी और ग़िज़ाई अज्जा की मदद से बीज से ज़ेरे ज़मीन जड़ें फूटने लगती हैं, और तना भी फूटने लगता है। लेकिन हमने इसे गलत क्यों, टीचर ने इसे गलत कहा? क्योंकि इससे सिर्फ ज़ेरे ज़मीन जड़ें नहीं फूटती, इससे तना भी फूटता है। ठीक है, इसलिए टीचर ने इसे गलत कहा है। और आपने देखना है, आगे है अमली मुशाहिदा करें कि एक पौधा किस तरह उगता है। मट्टी के गमले में लोबिया के बीज दबाकर अपने चंद दिनों तक मुशाहिदा करना है आपने। और अपनी क्लास में कुछ पौधों की तस्वीर लगाएं जो बीजों, तने और जड़ों से उगते हैं। और 2 पौधे हैं, एक पौधे को ज़रूरी अवामिल के साथ, यानी कि रोशनी, पानी, हवा, और दूसरे पौधे को जो है वो ना दें, और उसके नताइज का मुशाहिदा करें, जैसे कि मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी। अब अगला हमारा टॉपिक है जानवर जो कि हमें खुराक पहुंचाते हैं और
जानवर मुख्तलिफ़ जगहों पर पाए जाते हैं। कुछ जानवर खुश्की पर पाए जाते हैं जिन्हें खुश्की के जानवर कहते हैं, कुछ पानी में पाए जाते हैं जिन्हें पानी के जानवर कहते हैं, और कुछ हवा में पाए जाते हैं जिनको परिंदे कहते हैं। कुछ पानी और खुश्की दोनों में पाए जाते हैं जिनको के पानी और खुश्की दोनों के जानवर कहते हैं। खुश्की के जानवर कौन से हैं कि जैसे घर से स्कूल आते हुए रास्ते में आपने मुख्तलिफ जानवर देखे, जैसे कि कुत्ते, बिल्लियाँ, गाय, ये सब कौन से जानवर हैं? खुश्की में, जो कि खुश्की पर पाए जाते हैं। और इनमें से कुछ जानवर पालतू जानवर कहलाते हैं। आप देखो इस तस्वीर को गौर से देखो, इसमें कुछ खुश्की पर खड़े हुए हैं ज़मीन पर, तो वो खुश्की के, जो पानी के अंदर हैं वो पानी वाले हैं, और जो हवा के अंदर हैं वो हवा वाले हैं। और जो दोनों के अंदर हैं, यानी कि जैसे मेंढक है वो खुश्की पर भी है, पानी के अंदर खुश्की पर भी है और पानी में भी है। ऐसे ही बतख जो है वो पानी में भी है, खुश्की पर भी है। मगरमच्छ जो है पानी में भी है, खुश्की पर भी है। सांप जो है पानी में भी है, खुश्की पर भी है। अब देखें सबसे पहले हम खुश्की के जानवरों से कि इन जानवरों से खुश्की के जानवरों की टांगें होती हैं और जिनसे कि वो हरकत करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। सांस लेने के लिए इनके अंदर फेफड़े होते हैं, ठीक है, सांस लेने के लिए इनके अंदर फेफड़े होते हैं। और ये इनमें से ये खुश्की पर रहते हैं और इनमें ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ये ममालिया जानवर कहलाते हैं। और कुछ जानवर अंडों से पैदा होते हैं जो कि अंडे देने वाले जानवर कहलाते हैं। खुश्की के जानवर ऐसी जगहों पे रहते हैं, यानी खुश्की वाली जगहों पे रहते हैं, जैसे कि कुछ जंगल में रहेंगे जो कि ख़तरनाक है, वो जंगल में रहते हैं। चीता है, शेर है। कुछ जानवर फॉर्म में रहते हैं, जैसे कि घोड़ा है, बैल है, गाय है, ऊँट है, ठीक है। आप अपने अतराफ़ में देखकर जानवरों के नाम लिखें। अब आपने खुद देखना है कि कौन से जानवर आपके इर्द गिर्द रहते हैं और वो कौन से जानवर हैं। बिल्ली है, कुत्ता है, बकरी है, गाय है, जो भी आपको लिखना आता है आपने, गधा है, जो भी चीज़ है आपने वो लिख देनी। पहाड़ के अंदर कुछ जानवर रहते हैं, जैसे कि बर्फानी, चीता है, मारखोर है, पहाड़ी बकरियां हैं। और पानी के जानवर कौन से हैं? जो कि पानी के अंदर रहते हैं। मछली, ऑक्टोपस, व्हेल, शार्क और बहुत से दूसरे जानवर पानी में रहते हैं। कुछ मछलियाँ दरियाओं में और कुछ समंदरों में रहती हैं। पानी में रहने वाले जानवरों का जिस्म ऐसा होता है कि वो पानी में ही ज़िंदा रह सकते हैं। उनके मखसूस जिस्मानी हिस्से होते हैं और जिनके ज़रिए वो पानी में तैरते हैं। वो पानी में ऑक्सीजन अलग करके सांस लेते हैं, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन मिली हुई होती है, ठीक है, उससे वो सांस लेते हैं। और जानवरों में सांस लेने के लिए, पानी के जानवरों में सांस लेने के लिए क्या होता है? गलफड़े, और तैरने के लिए फिन्स होते हैं। लेकिन ये क्या है, कुछ जो छोटे जानवर हैं ना, आबी जानवर, उनमें गलफड़े होंगे और क्या होगा, यानी गलफड़े होंगे और साथ में फिन्स होंगे उनके तैरने के लिए। लेकिन कुछ बड़ी मछलियाँ जैसे कि व्हेल है, जैसे कि शार्क है, जैसे कि डॉल्फिन है, उनमें इंसानों की तरह फेफड़े होते हैं और उनके जो है दिल भी इंसानों की तरह होता है। सारी चीज़ें इंसानों की तरह होती हैं। जैसे व्हेल और डॉल्फिन के गलफड़े नहीं होते, वो हमारी तरह फेफड़ों से सांस लेती हैं। और पानी के कुछ जानवर जो है उनके जिस्मों के ऊपर छिलके होते हैं, जैसे कि फिश के, मछली के। जिस्मानी मछली की जिस्मानी बनावट और पर इसे पानी में तैरने में मददगार साबित होता है। मछली गलफड़ों से सांस लेती है। और खुश्की और पानी दोनों के जानवर कौन से हैं? मेंढक है, मगरमच्छ है, कछुआ है, सांप है। ये पानी में भी रहते हैं, खुश्की पे भी रहते हैं। अच्छा, आगे उन्होंने कहा कि खुश्की पर रहने वाले जानवरों के गिर्द दायरा लगाना है और जो जानवर पानी में रहते हैं उस पर सही का निशान लगाना है। तो पानी में कौन सा रहता है? डॉल्फिन रहती है और ऑक्टोपस रहती हैं, उस पर सही का निशान लगा लें।
और खुश्की पर कौन सा रहता है? बिल्ली रहती है, चूहा रहता है, ये कबूतर या तोता रहता है, और कुत्ता रहता है, ये खुश्की पर रहते हैं। उसके बाद जानवरों के घर। जानवर जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके से अपने घर बनाते हैं, जैसे परिंदे घोंसले बनाते हैं, शेर कछार में रहता है, मकड़ी जाले में रहती है, खरगोश भट्ट में रहता है। ठीक है, इन जानवरों को के मखसूस घर हैं जिनमें कि वो रहती है। जानवर और उनके बच्चे। जानवर क्या है? दो तरह के हैं, जो कि कुछ जो है वो अंडों से पैदा होते हैं, जैसे सारी तरह के परिंदे जो है वो अंडों से पैदा होते हैं, और कुछ जो है मेंढक भी अंडे से पैदा होता है, और तितली भी अंडे से पैदा होती है। कुछ जानवर बच्चे देते हैं, और उनको हम ममालिया जानवर कहते हैं, जो कि अपने बच्चों को फिर दूध भी पिलाते हैं, उनकी हिफाजत भी करते हैं, उनको खुराक भी देते हैं। जो जानवर बच्चे देते हैं वो ममालिया कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर गाय, भैंस, ज़राफ़ा, दरियाई घोड़ा ममालिया जानवर हैं। ठीक, अब इसके जानवरों के बच्चों के मुख्तलिफ नाम है। बिल्ली के बच्चे को जैसे बलूंगड़ा, कुत्ते के बच्चे को पिल्ला, घोड़े के बच्चे को बछेड़ा। तो ये तमाम जानवर अपने माँ बाप जैसे होते हैं, यानी जब पैदा होते हैं तो अपने माँ बाप जैसे होते हैं, लेकिन कुछ जानवर ऐसे हैं जो अपने माँ बाप के जैसे नहीं होते जब वो पैदा होते हैं। जैसे कि मेंढक का जो बच्चा टेडपोल है वो मेंढक के जैसा नहीं होता, लेकिन बड़ा होने के बाद वो मेंढक के जैसा हो जाता है। तितली का बच्चा लार्वा जो है वो तितली के जैसा नहीं होता, लेकिन मुर्गी का बच्चा हो, बतख का बच्चा हो, छिपकली का बच्चा हो, सांप का बच्चा हो, वो उन्हीं के जैसा होता है। मछलियों का बच्चा वो उन्हीं के जैसा होता है। उन जानवरों के नाम लिखें जो अपने बच्चों को खुराक खिलाते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। मुर्गी भी, बतख भी, छिपकली भी, सांप भी, मछलियाँ भी अपने बच्चों को खुराक देती हैं। अब इसके स्टेम में हम देखते हैं जानवर क्या है। मेन तौर पर दो तरह के, जैसे कि हम कहते हैं कि कुछ खुश्की पे रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ खुश्की और पानी दोनों में रहते हैं। खुश्की पे रहने वाले जानवर जो हैं उनके जिस्म के ऊपर खाल होती है, यानी बाल होते हैं, और फेफड़ों से वो सांस लेते हैं। और पानी में रहने वाले जानवरों में गलफड़े होते हैं और फिन्स होते हैं तैरने के लिए, लेकिन पानी में कुछ, जैसे मैंने आपको बताया, बड़ी मछलियाँ, व्हेल है, डॉल्फिन है, उनमें क्या है, फेफड़े होते हैं जिससे कि वो सांस लेती है। और उनके दिल के भी इंसान के दिल की तरह चार खाने होते हैं, और वो उन्हीं के ज़रिए उनका ब्लड जो है, वो खून जो है वो पंप होता है। जानवरों के बच्चे कुछ इब्तदा में अपने माँ बाप से मुशाबिहत रखते हैं, और कुछ जो है, जैसे गाय का बच्चा, भैंस का बच्चा, बकरी का बच्चा, ये अपने माँ बाप से मुशाबिहत रखते हैं। और कुछ जो है वो बड़े होकर नशोनुमा पाते हैं और फिर उनके जैसे बन जाते हैं, जैसे कि मेंढक का हो या तितली का बच्चा हो। अब इसकी हम एक्सरसाइज को देखते हैं। एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है कि झैल में जानवरों के ग्रुपों में से किस ग्रुप के जानवर खुश्की पर रहते हैं। कौन से ग्रुप के जानवर खुश्की पर रहते हैं? बिल्ली, कुत्ता दोनों खुश्की पर रहते हैं, लेकिन मछली नहीं रहती, तो ये हम नहीं लगा सकते। कौवा, गाय, ये दोनों तो रहते हैं, लेकिन समंदरी घोड़ा नहीं रहता, वो तो समंदर में रहता है। तो मछली, शार्क और डॉल्फिन में ये तीनों नहीं रहते, तीनों पानी में रहते हैं। तो कुत्ता, शेर और बिल्ली ये खुश्की के जानवर हैं। मंदरजा झैल में से कौन सा जानवर पानी में रहता है? अब गौर से देखें कि पानी में कौन सा जानवर रह रहा है। ये मछली रह रही है पानी में। मंदरजा झैल में से कौन सा जानवर उड़ता है? जिसके पर होंगे वो उड़ेगा। गौर से देखें किसके पर हैं? तोते के। अच्छा, मंदरजा झैल में से कौन सा जानवर खुश्की और पानी दोनों में रहता है? मगरमच्छ है, हाथी है, ऊँट है, घोड़ा है। मगरमच्छ है जो पानी में भी रहता है और खुश्की पर भी। मंदरजा झैल में से कौन सा जानवर है जो अपने माँ बाप जैसा नज़र नहीं आता? टैडपोल है। पिल्ला जो कुत्ते के जैसा नज़र आता है, बलूंगड़ा बिल्ली के जैसा नज़र आता है, बछेड़ा जो है वो गाय के जैसा या घोड़े के जैसा नज़र आता है।
अच्छा, उसके बाद है मंदरजा ज़ैल के जवाब दें। पहाड़ों में रहने वाले एक जानवर का नाम बताएं। मारखोर है, पहाड़ी बकरी है। क्या सब जानवर अंडे देते हैं? नहीं, सब जानवर अंडे नहीं देते। कुछ अंडे देते हैं, कुछ बच्चे देते हैं। ममालिया क्या होते हैं जिनके जिस्म पर बाल होते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं? ठीक है, वो ममालिया जानवर कहलाते हैं। एक जानवर का नाम बताएं जो पानी और खुश्की दोनों में रहता है। कौन सा जानवर है? मगरमच्छ, मेंढक, सांप, ठीक है, कछुआ। और जानवरों को उनके बच्चों से मिलाएं। घोड़े को किससे मिलाओगे? बछेड़ा। मेंढक टैडपोल, बिल्ली बलूंगड़ा, और क्या है, कुत्ता पिल्ला। अच्छा, मंदरजा ज़ैल में से कौन से जानवर कहाँ रहते हैं? जंगल में कौन से जानवर रहते हैं? गुलहरी रहती है, मेंढक रहता है, हिरन रहता है और शेर रहता है। और पहाड़ में मारखोर, पहाड़ी बकरी, बर्फानी चीता, ये सब। अच्छा, कुछ जानवर चिड़ियाघर में या फॉर्म में रहते हैं। मुख्तलिफ जानवरों, जो जानवर फॉर्म में रहते हैं वो हमारे लिए मुफीद हैं। या तो वो हमारा बोझ उठाते हैं, जैसे कि गधा है, घोड़ा है, ऊँट है, या वो सवारी के लिए इस्तेमाल होते हैं, या फिर वो हमें गोश्त और दूध देते हैं, जैसे कि भेड़ है, बकरी है, गाय है, बैल जो है वो हमें गोश्त देता है और हमारा बहुत सारा काम। कुछ जानवर दूसरे जानवरों की हिफाजत करते हैं, जैसे कि कुत्ता है, बिल्ली है, दूसरे जानवरों की हिफाजत करती है, ये भी फॉर्म में होती है। और जानवरों और उनके बच्चों की तस्वीर आपने इकट्ठी करनी है और उसका एक बुकलेट बनाना है। और आगे हम पढ़ेंगे अगला सबक, जो कि है ज़राअत और मवेशी, वो हमने पढ़ना है। अभी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। रोज़ अपने सबक को दोहराना है, रोज़ मश्की सवालात की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको याद हो सके।